नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को, और साथ ही हम यहाँ पर सर्वनाम की रूप रचना, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे सर्वनाम टॉपिक का, उसको हम पढ़ रहे हैं। यानी कि कैसे हम यहाँ पर कर्ता, जो कर्ता कारक होता है उसमें उसमें किस तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं, कर्म कारक होता है उसमें किस तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं, करण कारक, समाधान कारक, संबंध कारक, तो इसमें किस किस तरह के आपके सर्वनाम शब्द होते हैं। और देखिए हम यहाँ पर, क्योंकि हमने सर्वनाम के आपको 6 भेद बताए थे और उन्हीं 6 भेदों में से जो पहला भेद आपका था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद आप लोगों को बताए थे। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेदों को हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। यानी कि इसमें से हम 2 भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन में आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो सर्वनाम की रूप रचना में जो पहला पॉइंट था पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक, जो हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर पढ़ा था, उसमें हमने उसका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो होता है कि यहाँ पे जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैं, इस शब्द के लिए हमने यहाँ पर जो भी कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान या इन सब का जो भी हमने यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के जितने भी रूप हमने पढ़े वो सब आपने नोट डाउन किए होंगे। जैसे मैंने कहा कि उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है, तो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, मैं या हम। तो मैं जो शब्द है वो एक वचन है और हम शब्द जो है वो आपका बहुवचन है। ठीक है, तो एक वचन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले लिखा कर्ता कारक में, कर्ता कारक यानी कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध कराता है, कर्ता कारक। जैसे मैं या मैंने, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैंने पत्र लिख लिया है। ठीक है, तो ये एक वचन है। इसी को अगर हम बहुवचन बनाए तो आ जाता है हम। देखिए ये किसके लिए है, ये बोलने वाले व्यक्ति के लिए केवल है। यहाँ पर हम, हमने, हम लोगों ने, हम लोगों की। ठीक है, तो इस तरह से अगला हमने यहाँ पर कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। और इसका जो आपका विभक्ति होती है वो को होती है, इस कर्ता की विभक्ति ने होती है। जैसे यहाँ पर मुझे या मुझको, ठीक है, हमें या हमको या हम लोगों को। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने करण कारक, करण का अर्थ मैंने फिर से बता रही हूँ, साधन या माध्यम। करण का क्या अर्थ होता है, साधन या माध्यम। मुझसे, मेरे द्वारा, मुझसे मेरे द्वारा, यानी कि साधन बताया जा रहा है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता या ये काम मेरे द्वारा किया गया है। ठीक है, इसी तरह से इसी को अगर हम यहाँ पर बहुवचन बनाए तो देखिए बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। ठीक है, उसके बाद संप्रदान। संप्रदान की जो आपकी विभक्ति है वो है के लिए। ठीक है, तो मुझको या मेरे लिए, हमारे या हमारे लिए या हम लोगों के लिए। इसी तरह से हमने आगे यहाँ पर अपादान, संबंध, अधिकरण कारक को पढ़ा था और इसमें हमने बहुत सारे जो आपके सर्वनाम शब्द हैं वो हमने यहाँ पर लिखे थे। और एक चीज मैंने यहाँ पर नोट आपको करवाई थी कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें संबोधन कारक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था अपना अगला मध्यम पुरुषवाचक, और मध्यम पुरुषवाचक में हमने अपादान तक पढ़ लिया था और अपादान के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक में सुनने वाले व्यक्ति, यानी कि जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है, तो तू या तुम या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
सुनने वाले व्यक्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तू, तुम या आप। तो इसी को हमने एक वचन और बहुवचन में लिखा है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक के आधार पर। कर्ता में डायरेक्ट काम करने वाले के बारे में कहा है कि तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है, या तू ऐसा कर सकता है, तो डायरेक्ट काम करने वाले व्यक्ति। और उसी को अगर बहुवचन में लिखे तो तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म कारक में तुझे, तुझको। फिर उसी को हम बहुवचन बनाए, तुमको, तुम्हें, तुम लोगों को। करण कारक तुझसे या तेरे द्वारा, तुम लोगों से या तुम्हारे द्वारा, ठीक है। इसी तरह से संप्रदान के लिए, संप्रदान में जो आपका विभक्ति है वो के लिए है, तो तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान कारक में, अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और से यानी कि पृथक्करण, तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। अब देखिए इसी के आगे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था बिल्कुल उसी के नीचे से लिखेंगे। अपादान के नीचे ही आप लिखेंगे संबंध, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे अधिकरण, और उस एक वचन के नीचे ही आप जो एक वचन में हम लिखेंगे उसको लिखेंगे, बहुवचन के नीचे ही आप वो लिखेंगे जहां जो हम लिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपादान के नीचे आप लिखेंगे संबंध, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम संबंध में कौन सा संबंध में हम यहाँ पर एक वचन लिखेंगे। एक वचन संबंध में क्या होगा? सुनने वाले व्यक्ति के लिए तेरा, तेरी, ठीक है, तेरा, तेरी या तेरे। हमने क्या बताया था? संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति क्या बताई थी? काके की रारेरी। तो यहाँ पर हम रारेरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो तेरा, तेरी, तेरे। अब इसी को हम बहुवचन में लिखेंगे। इसी को हम जब बहुवचन में लिखेंगे तो लिखेंगे तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, ठीक है, ये हो गया बहुवचन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो है संबंध कारक, उसके बाद आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में मैंने आप लोग को बताया था कि क्रिया के आधार को बताया जाता है, काम करने के आधार को बताया जाता है। इसकी एक तरह से जो इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है मैं और पर। तो जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर एक वचन के लिए? तुझमें या तुझमें या तुझ पर, तुझ पर, तुझमें या तुझ पर। और आगे देखिए इसी को अगर हम बहुवचन में लिखेंगे तुम में, ठीक है, तुम पर, ठीक है, ये आपकी बहुवचन में आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संबंध कारक भी अपना पढ़ लिया है, संबंध कारक की विभक्ति भी हमने जान ली है, और यानी कि मध्यम पुरुष को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसी के आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना एक तरह से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए नंबर 3 हमारा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक जो शब्द होते हैं उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले वह। अब इसको आपने बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कारक, उसके बाद आपने लिखना है एक वचन, उसके बाद आपने लिखना है बहुवचन।
तो इस तरह से कारक पहले लिखेंगे, फिर एक वचन और बहुवचन उसका क्लियर करेंगे, जैसे हमने बिल्कुल ठीक ऊपर किया था। और ये क्या है आपका अन्य पुरुषवाचक, यानी कि पुरुषवाचक का ही अंतिम भेद है अन्य पुरुषवाचक, और इसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वो होता है वह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक यानी कि कर्ता कारक को हम यहाँ पर ले लेते हैं। कर्ता कारक किसी और के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? वह या उसने, वह या उसने। और इसी को अगर आप बहुवचन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? वे लोग, और उन्होंने या उन लोगों ने। वे लोग या उन लोगों ने, तो ये आपकी बहुवचन हो गया। उसके बाद आता है कर्ता कारक के बाद आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक में एक वचन क्या लिखा जाएगा? कर्म कारक में एक वचन क्या लिखा जाएगा? उसे, उसको। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। ठीक है, अब लिखेंगे उन्हें, उनको, उन लोगों को, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इस तरह से ही आप एक टेबल बनाएंगे जैसे आपने पहले बनाई थी। तो उसके आगे जब आप बढ़ेंगे, उसके आगे फिर आप उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। करण कारक, फिर आप लिखेंगे करण कारक। करण कारक में आप क्या लिखेंगे एक वचन के लिए? उससे या उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, क्योंकि करण कारक की विभक्ति होती है से और के द्वारा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप? करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा होती है, तो इसको लिखेंगे आप उनसे या उनके द्वारा। उनसे या उनके द्वारा या उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप करण कारक में लिखेंगे। करण कारक के बाद आता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। तो देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, तो आपका शब्द आएगा उसके लिए, एक वचन है। अब बहुवचन में लिखेंगे उनके लिए या उन लोगों के लिए। उसके लिए, उन लोगों के लिए, क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अगला हम लिखेंगे अपादान कारक। अगला कारक होगा अपादान। अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है, तो देखिए इसको भी आप उससे लिखेंगे, लेकिन ये किस तरह का भाव दिखाएगा? पृथकता का। किस तरह का भाव ये दिखाएगा? पृथकता का। तो इसको आप बहुवचन में क्या लिखेंगे? इसको आप बहुवचन में लिखेंगे यहाँ पर उनसे या उन लोगों से। ठीक है, उनसे, उन लोगों से, और ये भाव है पृथकता का। ठीक है, अपादान कारक हमेशा पृथकता का भाव दर्शाता है।
अपादान कारक के बाद आता है आपका संबंध कारक। अपादान कारक के बाद आता है आपका संबंध कारक, और संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की। उनका एक वचन में हम लिखेंगे उसका, उसकी, उसके, ये एक वचन है, ठीक है। इसी को जब आप बहुवचन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे उनका, उनकी, उनके, या उन लोगों का। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पर संबंध कारक दिखाया। संबंध कारक के बाद आता है अधिकरण। संबंध कारक के बाद आता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं और पर, उस पर, या उसमें, उस पर या उसमें। और देखिए इसको आप बहुवचन में लिखेंगे उनमें, उन पर, उन लोगों पर, या उन लोगों में। ये है आपकी जो आपका अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष का यहाँ पर हमने विभक्ति चिन्ह के आधार पर जो उसका एक वचन और बहुवचन है वो आपको क्लियर कर दिया। यानी कि इतने सारे वर्ड्स जो है, ये सारे शब्द आपके हैं एक तरह से सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द भी हमने एक वचन और बहुवचन के आधार पर अलग अलग कर दिए। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक और कर्ता कारक के आधार पर भी हमने इन्हें बिल्कुल अलग अलग करके आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो इसी तरह से आप टेबल बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारा था, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों जो भेद है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। हमने यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक को पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक को पढ़ा, और उसके बाद अंत में हमने यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक को पढ़ा। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने अगले भेद की तरफ, जो हमारे जो सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाता है शब्द वो है जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है जो। चलिए फिर से इस तरह का टेबल बनाएंगे। कारक, एक वचन और बहुवचन। कारक, एक वचन और बहुवचन, बिल्कुल इसी तरह से टेबल बनाएंगे। और ये हम पढ़ रहे हैं दूसरा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए कारक जो है इसमें सबसे पहले कर्ता कारक हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक, और कर्ता कारक में जो शब्द है उसको एक वचन में क्या लिखेंगे? जो लिखेंगे, और जिसने, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता कारक है उसकी विभक्ति है ने, जिसने। तो अब इसी को आप बहुवचन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जो की जगह जिन्होंने, या
जिन लोगों ने, जिन लोगों ने, उसके बाद आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक में हम जो को कैसे लिखेंगे? कर्म कारक की विभक्ति है को, तो कर्म कारक में हम लिखेंगे जिसे, जिसको, ठीक है। कर्म कारक में हम लिखेंगे जिसे या जिसको। तो देखिए इसी को अब आप यहां बहुवचन बनाएंगे, इसी को अब आप यहां बहुवचन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? जिन्हें, ठीक है, या जिनको, जिन्हें या जिनको या जिन लोगों को, ठीक है, जिन लोगों को, जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को। अब उसके बाद आता है करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती है को, करण कारक की विभक्ति होती है से, ठीक है। तो जिससे क्या लिखेंगे? जिससे या जिसके द्वारा, जिसके द्वारा। अब देखिए इसी को आपने बहुवचन बनाना है तो लिखेंगे जिनसे, इसको क्या लिख देंगे हम? जिससे लिखा हुआ है एक वचन, जिनसे या जिनके द्वारा, जिनके द्वारा या जिन लोगों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो आपका करण कारक है उसकी विभक्ति होती है से और के द्वारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वचन में लगाया जिससे, जिसके द्वारा, और बहुवचन में लगाया जिनसे और जिनके द्वारा और जिन लोगों के द्वारा। अब आता है हमारा अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, जिसके लिए, जिसके लिए या जिसको, जिसके लिए या जिसको। अब देखिए इनको कैसे लिखेंगे बहुवचन में? जिनके लिए, ठीक है, जिनके लिए, जिन लोगों के लिए, जिनके लिए, जिन लोगों के लिए या जिनको, ठीक है। बिल्कुल जिसको लिखा हुआ है तो यहाँ पर जिनको भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने संबंध कारक तक हमने यहाँ पर जान लिया। देखिए ये क्या चीज है, जब हम इस तरह के शब्द देखेंगे तो हम वहां पर बता पाएंगे कि ये कर्ता कारक है, एक वचन है और या ये बहुवचन है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा आपके हिंदी व्याकरण का वो मैं आपको कराऊंगी पद परिचय, ताकि अब आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए आप वाक्य पढ़ते हैं ना, तो वाक्य में क्या होता है कि वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य आपके अलग अलग शब्दों से बनते हैं। आप शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अलग अलग तरह के शब्द एक वाक्य में होते हैं, संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं। तो इस तरह जब एक शब्द किसी भी वाक्य में बदल जाता है, किसी वाक्य में बंध जाता है, तो वो फिर कुछ व्याकरणिक नियमों से बंधता है। जैसे हमने कहा, हम यहाँ पर पूछेंगे, वहां पर शब्द लिखा हुआ है जिससे, तो हम क्या कहेंगे? ये करण कारक है, करण कारक है और उसमें भी क्या है? एक वचन है। और अगर शब्द लिखा हुआ है जिनसे, तो हम कहेंगे करण कारक है लेकिन बहुवचन है, ठीक है। सर्वनाम है
और एक करण कारक है और एक वचन है या सर्वनाम है, करण कारक है, बहुवचन है। तो इस तरह से जो जो शब्द आपके वाक्य में आते हैं उनको एक एक करके उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये अभी आपको बहुत ज्यादा अटपटा सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये सेम तो सारी चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन जब आप पद परिचय या इस तरह के और भी टॉपिक आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 6 में 9th में जाएंगे, क्लास 8 में जाएंगे, तो तब आपको ये सब चीजें नहीं कराई जाएंगी। तब आपको केवल और केवल पढ़ाया जाएगा कि आप पद परिचय दीजिए, पद परिचय दीजिए, तो पद परिचय आपको पढ़ाया जाएगा। ये कॉमन चीजें जो है, सामान्य चीजें जो है वो आपको नहीं बताई जाएंगी कि कर्ता कारक होता क्या है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, या संप्रदान कारक क्या होता है। ये चीजें आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि लेवल जो है वो आगे आगे जब आप क्लास में जाते हैं वो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो ये चीजें आपने अभी सीखनी है। आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, घर पर जाकर रिवाइज कीजिए और उसके बाद इसको समझिए। कोई भी डाउट होता है तो जरूर क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि मैम पढ़ा रही हैं और आप लोग नोट डाउन, मर्जी आ रही है तो आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, मर्जी नहीं है तो आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्लास नहीं चलेगी। आप इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और जो भी डाउट्स होते हैं उसे जरूर क्लियर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक के बाद कौन सा कारक आता है? संप्रदान के बाद कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। अपादान कारक आता है। और अब अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है ये आपको पता होगा। अपादान कारक की विभक्ति होती है से, लेकिन वो दर्शाती है पृथक्करण को। तो हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे। ठीक है, पहले भी हमने जिससे लिखा है, लेकिन जो ये वाला जिससे है ये पृथक्करण को दर्शा रहा है। ठीक है, ये पृथक्करण को दर्शा रहा है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? जिनसे जिन लोगों से, जिससे और जिन लोगों से। अपादान के बाद आता है आपका संबंध। संबंध का जो आपका शब्द है, आपका संबंध की विभक्ति है वो है काके की रारेरी। तो हम यहाँ पर काके की लगाएंगे। जिसका, जिसके या जिसकी, क्योंकि एक वचन है। ठीक है, अब इसी को अगर हम बहुवचन में लिखें तो देखिए बहुवचन में लिखेंगे जिनका, जिनकी, जिनके। ठीक है, तो इसकी क्योंकि विभक्ति है काके की और रारे री, तो हम यहाँ पर काके की शब्द को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से संबंध कारक भी यहाँ पर क्लियर हो गया। संबंध कारक के बाद आता है आपका अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति होती है मैं और पर। जिस पर, जिस में। इसी को आप बहुवचन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे जिन पर, जिन में, या जिन लोगों पर, जिन लोगों में। ठीक है, जिन लोगों पर, जिन लोगों में। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, किसके लिए, किसके लिए पढ़ा था हमने यहाँ पर? उस वाले में, उस पर, उसमें, उनमें, उन पर, उन लोगों पर या उन लोगों में। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जिसके लिए यहाँ पर पढ़ेंगे
तो इसमें आएगा जिन पर, जिसमें, जिन लोगों में, जिन लोगों पर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारे संबंध कारक की जो ये विभक्ति है वो यहाँ पर क्लियर होती है। संबंध कारक की विभक्ति भी हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। तो नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। अब हम अगले भेद की तरफ आगे बढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन बताएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसका जो आपका चिन्ह होता है वो है यह। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? यह या वह, यानी कि जो वस्तु की निश्चित दूरी को बताता हो। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित दूरी को बताता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था? यह मेरा पेन है, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे और इसमें भी सेम तरह से हमने लिखना है। 3 हमने यहाँ पर बनाने हैं, कारक, एक वचन और बहुवचन। कारक में अब देखिए हम यहाँ पर सारे कारक एक बार लिख देते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो देखिए कर्ता कारक में यह शब्द लिखा है। ठीक है, यह शब्द का आपने अब क्या करना है? बहुवचन बनाना है। कर्ता कारक यह या इसने। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, यह या इसने, ठीक है, एक वचन, एक व्यक्ति के बारे में। तो देखिए आप इसको बहुवचन कैसे करेंगे? यह का ये और इसने का इन्होंने या इन लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है? जो कर्म को कर्म की प्रधानता जिससे होती है और विभक्ति है को। इस या इसे आप लिख सकते हैं, इसे या इसको, इसे या इसको। ठीक है, अब इसको आप बहुवचन में कैसे लिखेंगे? इन्हें, इनको, इन लोगों को। उसके बाद आता है हमारा करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती है से, तो आएगा इससे। करण कारक में आएगा इससे या इसके द्वारा, इससे या इसके द्वारा। तो अब देखिए इसको आप बहुवचन में कैसे लिखेंगे? इससे और इसके द्वारा। इसमें लिखेंगे इनसे, इनके द्वारा, इससे या इनके द्वारा। ठीक है, या इन लोगों के द्वारा। इनसे, इनके द्वारा या इन लोगों के द्वारा। ठीक है, अब संप्रदान कारक, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। एक वचन में लिखेंगे इसके लिए, एक वचन में लिखेंगे इसके लिए या इसको। बहुवचन में लिखेंगे इनके लिए या इन
लोगों के लिए, ठीक है, के लिए इसकी विभक्ति होती है। अगला आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और ये दिखाता है पृथक्करण को। इससे, ठीक है, इससे, और इसको आप ऐसे ही लिखेंगे इनसे या इन लोगों से, लोगों से। तो ये नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ। और देखिए अभी तक हमने यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द तक पढ़ लिया है, और आप देख सकते हैं अब आपको ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सरल लग रहा है, अगर आप ध्यान पूर्वक इसे नोट डाउन कर रहे हैं या ध्यान पूर्वक इसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए दो चीज आपके लिए यहाँ पर मैं होमवर्क देती हूँ कि इसके आगे का, यानी कि अपादान के बाद संबंध और अधिकरण कारक, अपादान के बाद संबंध और अधिकरण कारक का एक वचन और बहुवचन आप होमवर्क में लिखकर लाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी के नीचे ठीक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से आज का जो ये सेशन है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।